इलाकाई तब्दीलियों के मौसम में एक और बहुत बड़ी तब्दीली, एक मैसिव जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट। रूस ने तालिबान के क्रेडेंशियल्स को एक्सेप्ट कर लिया है और वो पहला कंट्री बन गया है जिन्होंने तालिबान की इस अबूरी हुकूमत को रिकॉग्नाइज कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रूस के इस इकदाम की सिग्निफिकेंस, इसकी जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस, वेस्टर्न स्ट्रेटेजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितनी बुरी खबर है और एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी क्या अहमियत है। हम जानेंगे आज की इस वीडियो में पुतिन का ये बोल्ड डिसीजन। आइए जानते हैं। हमने अक्सर अपनी वीडियोस में डिस्कस किया है कि जियोपॉलिटिक्स बड़ी ब्रूटल होती है और फॉरेन पॉलिसी में आपका कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होता। 10 साल पहले तक जो कंट्री आपका दुश्मन होता है वो पॉसिबली 10 साल बाद आपका दोस्त बन जाता है। पास्ट का रशिया यानी सोवियत यूनियन मॉडर्न टाइम्स का वो पावरफुल एम्पायर था जिसने अफगानिस्तान के अंदर इन्वेजन की। 1979 में सोवियत यूनियन ने अपनी पावरफुल रेड आर्मी को अफगानिस्तान में उतार दिया इस मकसद के पेश नजर कि यहाँ पर वो अपनी मर्जी का सेटअप नाफिज करेंगे और उसके बाद पॉसिबली गर्म पानियों तक रसाई हासिल करेंगे। रशियन इन्वेजन की वजह से मौजूदा अफगानिस्तान को बहुत बड़ी तबाही देखनी पड़ी और उसके बाद सारी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज यहाँ पर आ गईं और अपना अपना खेल शुरू कर दिया। पाकिस्तान चूंकि अमेरिका का एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर था 80s में, लिहाजा अमेरिकन ने पाकिस्तानियों से राब्ता किया। CIA और ISI का गठजोड़ मजीद मजबूत हुआ और उन्होंने वहां पर सोवियत यूनियन के परखचे उड़ा दिए। दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी को वहां से दम दबाकर भागना पड़ा। मुजाहिदीन को सपोर्ट किया गया, असलहा दिया गया, फंडिंग की गई और बड़े बड़े वॉर लॉर्ड्स बनाए गए और उनको बताया गया कि आप ये काम एक अजीम मकसद के तहत कर रहे हो, आप जिहाद कर रहे हो। CIA और ISI की सपोर्ट के साथ अफगान मुजाहिदीन ने रशियन सोल्जर्स के लिए अफगानिस्तान को एक कब्रिस्तान बना दिया। 15,000 सोल्जर्स इनके मारे गए और उस वक्त की दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्पायर सोवियत यूनियन का ही खात्मा हो गया। उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और बकाया जो मुल्क बचा वो रशिया कहलाता है और अभी भी वो रकबे में दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है जिसकी बागदौड़ पुतिन के हाथ में है। 80s के एंड पर जब रूस इस इलाके से चला गया तो मुजाहिदीन ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया और 94 में तालिबान का राइज हुआ। तालिबान की जो हुकूमत बनी उसको सिर्फ 3 से 4 ममालिक ने तस्लीम किया, पाकिस्तान, UAE और सऊदी अरेबिया। मुल्ला उमर की सरबराही में तालिबान ने वहां पर हुकूमत बनाई, कत्लेआम को काफी हद तक कंट्रोल किया, मामलात अपने हाथ में लिए और सिर्फ 6 साल के अरसे में अमेरिका बहादुर ने एक बार फिर उनका रजीम चेंज कर दिया। 2001 में 9/11 के बाद उसामा बिन लादेन को ढूंढने के बहाने अमेरिका आया और अफगानिस्तान को मलिया मेट करके रख दिया। उस वक्त तालिबान को मेन शहरों से तो पसपा होना पड़ा, लेकिन उन्होंने एक गोरिल्ला वॉरफेयर का आगाज किया अमेरिका और नेटो फोर्सेस के खिलाफ और उसके बाद हमने 20 साल बाद देखा कि जिनको अमेरिका निकालने आया था उन्हीं के साथ वापस मुआहदा कर लिया कि आ जाओ हुकूमत बना लो। अमेरिका की जो वॉर ऑन टेरर थी अमेरिका की हिस्ट्री का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फेलियर्स कहा जाता है। यानी जो अफगानिस्तान में आया है, अफगानिस्तान को ना सिर्फ उसने तबाह किया है बल्कि खुद भी तबाह हुआ है। सोवियत यूनियन रशिया में कन्वर्ट हो गया और अमेरिका की जो लेजिटिमेसी थी वो बहुत हद तक चैलेंज हो गई। इससे हमें अफगान रियलिटी का पता चलता है। ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर अफगानिस्तान को कहा जाता है, यानी जितनी एम्पायर्स आई हैं। इससे पहले 19वीं सदी में ब्रिटिश एम्पायर ने भी यहाँ पर इन्वेजन की थी और मुसल्लत होने की कोशिश की थी और उनके साथ क्या हुआ था हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था। गोरों की तारीख का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सानहा कहा जाता है जो उनके साथ अफगान्स ने किया था और उस वक्त एक्सट्रीम पे चीज़ें तब गई थी जब गोरे ऑफिसर्स ने अफगान लड़कियों को फंसाने की कोशिश शुरू कर दी थी और उसका जवाब जिस तरह अफगानियों ने दिया वो फिर तारीख की किताबों का हिस्सा बन गया। इस सदी के आगाज में जब अमेरिका ने इस वॉर ऑन टेरर का आगाज किया था, अफगानिस्तान के अंदर गया था अमेरिका और इराक में भी चढ़ाई की थी, उस वक्त रूस और अमेरिका की इतनी डाइवर्जेंस नहीं थी। रशिया को ये वेस्टर्न ग्रुप ने G8 में भी शामिल किया था जो बाद में निकाल दिया था क्राइमिया की इन्वेजन के बाद और वो फिर G7 बन गया। यानी रशिया इनका काफी हद तक एक पार्टनर था बहुत सी चीजों में अमेरिका का और 2003 में अमेरिका की देखा देखी रशियंस ने भी इन पर पाबंदियां लगा दी थी। तालिबान को सैंक्शन कर दिया था 2003 में क्योंकि उस वक्त तालिबान भी बिफरे हुए थे। उनको बहुत गुस्सा था कि ये किस किस्म का ऑपरेशन लॉन्च किया है दुनिया ने हमारे खिलाफ। उन्होंने अलकायदा के साथ भी इल्हाक कर लिया था और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस हो गए थे। उनको पुश किया गया था इस हद तक और इसीलिए रूस ने भी उनको दहशतगर्दी की लिस्ट में डाल दिया था।
और रशिया का ये ख्याल था कि तालिबान बैक्ड मिलिटेंट्स नॉर्थ कॉकेसस में कार्रवाइयां कर रहे हैं, वहां पर अनरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, जो कि रशिया का गेटवे था, यानी अफगानिस्तान से सेंट्रल एशियन ममालिक जिनकी सरहदें रूस से लगती हैं, तो वहां पर भी कार्रवाइयां शुरू हो गई थी इनकी। और उस वक्त पूरी दुनिया तालिबान और अलकायदा पर ही इल्ज़ाम लगा रही थी और उन दोनों का एक किस्म का इल्हाक हो चुका हुआ था। और यही एक मेन रीज़न है कि पाकिस्तान ने भी तालिबान लीडर्स को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्होंने अलकायदा के साथ पाकिस्तान में कार्रवाइयां शुरू कर दी थी और वो अलकायदा के टॉप लीडर्स को पनाह देते थे अपनी जगहों पर। पाकिस्तान पर अमेरिका का भी प्रेशर था, इसलिए हमने बहुत से तालिबान और अलकायदा के लीडर्स को गिरफ्तार किया। उसके बाद हमने देखा कि तालिबान ने अपनी मुज़ाहिमत जारी रखी। अमेरिका ने पीस प्रोसेस का आगाज़ तकरीबन 2014-15 से ही कर दिया था, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने कर दिया था इसका आगाज़। 2018-19 में जब इमरान खान की हुकूमत आती है, उधर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत थी। इन दोनों ने अपने ताल्लुकात को आपस में नए सिरे से बहाल किया और पहला मिशन इनका ये था अफगान पीस प्रोसेस, किस तरह अमेरिका की मदद करनी है कि उनके ट्रूप्स का एक पीसफुल इनखला हो अफगानिस्तान से। पाकिस्तान ने उनकी भरपूर मदद की, तालिबान वापस सीट पर आ गए। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी तालिबान के राइज एंड फॉल की, और एक बार फिर राइज की। तालिबान ने डेफिनेटली 2021 में एक नया राइज देखा है, जिसमें उन्होंने एक ब्लिट्जक्रीग के जरिए अमेरिकन बैक्ड फोर्सेस को शिकस्त दी, एक कंसिस्टेंट मिलिट्री अप्रोच और कैंपेन के साथ। यानी वो रुके नहीं है 20 साल, वो गोरिल्ला कार्रवाइयां करते रहे। और अब जब इनका दोबारा राइज हुआ तो बहुत सी दुनिया ने, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड ने इन्हें मानने से इनकार कर दिया। लेकिन कुछ कंट्रीज मैदान में आए और उन्होंने कहा कि अब अच्छा मौका है कि वेस्ट की इंटरवेंशन का रास्ता रोका जाए और अब तालिबान से नए सिरे से मुज़ाकरात किए जाएं और एक नया कनेक्शन बनाया जाए। इनमें 4 ममालिक सरे फहरिस्त थे: चाइना, रूस, पाकिस्तान और ईरान। ये वो कंट्रीज थे जिन्होंने अफगानिस्तान के अंदर अपनी एम्बेसीज को बंद नहीं किया 2021 में भी, इतने केओस के बावजूद। जब भारत और अमेरिका जैसे मुल्क वहां से भाग रहे थे, ये चारों मुल्क नहीं भागे और इन चारों ने फैसला किया कि हम मिलकर आगे बढ़ेंगे, अफगानिस्तान के साथ मामलात को आगे लेकर चलेंगे और तालिबान को किसी हद तक सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे ताकि वो स्टेबिलिटी कायम रखें। और हमने देखा है, रिपोर्ट्स अब आ रही हैं कि तालिबान ने काफ़ी हद तक अफगानिस्तान में दहशतगर्दी पर काबू पा लिया है। ये एक बहुत बड़ी जस्टिफिकेशन दी जाती है उन लोगों की तरफ से जो तालिबान के साथ ताल्लुकात के हामी हैं। वो कहते हैं कि अगर आप तालिबान को एलियनेट कर दोगे तो आपके मुल्क में दहशतगर्दी का जो इशू है वो आपको तंग करेगा, और इस खित्ते की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि तालिबान के साथ आपकी एक इंगेजमेंट बरकरार रहे। चाइना और रूस के यहाँ पर कुछ एडेड एम्बिशंस भी हैं। चाइना का BRI का मंसूबा है। चाइना रीजनल कनेक्टिविटी चाहता है। रशिया चाइना के साथ साथ है। रशिया के 2 मेन कंसर्न्स हैं, सिक्योरिटी और इन्फ्लुएंस। अमेरिका और नेटो का रास्ता ब्लॉक करना, चाहे वो यूक्रेन हो चाहे वो अफगानिस्तान हो। तो रशिया की यहाँ पर ज़्यादातर जो अप्रोच है वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है। चाइना की जो अप्रोच है वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से है। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली अभी अपनी सिमत नहीं डिसाइड कर पा रहा अफगानिस्तान के हवाले से क्या होनी चाहिए। मेरा हमेशा यही पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि चाइना और रूस की तरह हमें बनाकर रखनी होगी अफगानिस्तान से। हमारे हमसाए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तो एक बहुत बड़ा कॉमन फैक्टर है, पख्तून फैक्टर। उसके जरिए हम यूनाइट हो सकते हैं, जो पाकिस्तान ने 2021 में करने की कोशिश भी की। चाइना, रूस, पाकिस्तान और ईरान के अलावा हमने देखा कि तुर्की और UAE ने भी इनसे इंगेजमेंट करने की कोशिश की है। लेकिन तुर्की चूंकि अफगानिस्तान से दूर है, वो ज़्यादातर इंटरेस्ट इस वक्त सीरिया में ले रहा है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान सीरिया से दूर है, पाकिस्तान ज़्यादा इंटरेस्ट अफगानिस्तान में लेगा। तो UAE ने इसी पॉइंट ऑफ व्यू के तहत अफगान तालिबान के साथ इंगेज किया और अपने मुल्क में तालिबान के नए एम्बेसडर को वेलकम किया, जिसको हमने इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया था। और हक्कानी नेटवर्क और कंधारी नेटवर्क के हवाले से जो इख्तिलाफात हैं वो बताए थे। इस नई रियलिटी में, इस नई दुनिया में, जो कि 1995 की दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया है, जब रूस के तालिबान के साथ ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे और रूस नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करता था, लेकिन आज रूस को पता है कि अफगानिस्तान में सबसे बड़ी रियलिटी क्या है, और वो है तालिबान और उनकी हुकूमत, जिसके हवाले से रूस ये समझता है कि उनको एलियनेट करना बेवकूफ़ी होगी। और इन दोनों का मुश्तरका मफाद ये है कि अमेरिका का रास्ता रोका जाए, इंटरवेंशंस को ब्लॉक किया जाए और ख़ुद आगे बढ़कर फैसले किए जाएं तालिबान के साथ मिलकर, और इसके ज़रिए एक इन्फ्लुएंस हासिल किया जाए, अपने इकोनॉमिक एम्बिशंस को आगे लेकर चला जाए। जियो पॉलिटिक्स के साथ साथ जियो इकोनॉमिक्स पर तवज्जो दी जाए। तालिबान ने रशिया के इस डिसीजन को वेलकम किया और उनके मुताबिक इस
बहादुरी वाले डिसीजन को दूसरे ममालिक को भी कबूल करना चाहिए। वेस्ट की बात करें तो उनका तालिबान के हवाले से सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आप औरतों को तालीम हासिल नहीं करने देते, आप ह्यूमन राइट्स और प्रेस फ्रीडम का गला घोंटते हो। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जहां पर खवातीन और ह्यूमन राइट्स के हवाले से तनकीद होती है, तालिबान की जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काविशें हैं उनकी तारीफ भी की जाती है। यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने एक्नॉलेज किया था कि तालिबान ने काफी हद तक सिक्योरिटी सिचुएशन पर काबू पाया है, लेकिन अभी भी दाइश के हवाले से बहुत से चैलेंजेस हैं अफगानिस्तान में और कुछ दूर दराज के इलाके हैं जहां पर ये मिलिटेंट ग्रुप्स एक्टिव हैं और तालिबान को चैलेंज करते हैं। तो बेसिकली यही मुद्दा होता है वेस्ट का कि ये इंसानी हकूक और औरतों के हकूक और औरतों की एजुकेशन का ख्याल नहीं रखते, इसलिए इनकी रिकग्निशन हम अभी नहीं करेंगे, इनको अभी अपनी हरकतें दुरुस्त करनी होंगी। रशिया ने रिकग्नाइज कर लिया तालिबान की हुकूमत को। इसके अलावा चाइना की बात करें तो उन्होंने भी तालिबान के क्रेडेंशियल्स को एक्सेप्ट कर लिया है और दोनों ममालिक ने अपने एम्बेसडर्स तैनात किए हुए एक दूसरे के दारुल खिलाफों में। ईरान ने भी पिछले कई सालों में बहुत एक्टिव इंगेजमेंट किया है तालिबान के साथ। और पाकिस्तान की बात करें तो इतनी चपकलिश के बावजूद चाइना ने पिछले दिनों पाकिस्तान और अफगानिस्तान को समझाया है कि आप अपने मामला दुरुस्त करें, इससे दुश्मनों को फायदा होगा अगर आप लड़ते रहेंगे। एक सऊदी ईरान नॉर्मलाइजेशन टाइप की उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान डील करवाई है, सुलह सफाई करवाई है और पहले एक दूसरे के ममालिक में जो नाजिमुल अमूर लगाए हुए थे उनकी जगह अब प्रॉपर एम्बेसडर्स ने ले ली है। लेकिन अभी भी पाकिस्तान तालिबान से ही मुतालबा करता रहता है कि टीटीपी को कंट्रोल करो और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को रोको। और एक और बहुत बड़ा मसला ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, जो पाकिस्तान बहुत से अफगान बाशिंदों को निकाल रहा है, वापस अफगानिस्तान भेज रहा है, इससे भी तालिबान की हुकूमत को काफ़ी गुस्सा चढ़ता है। तो रशिया के इस फ्रेश मूव की बात करें जिसमें इन्होंने तालिबान को रिकग्नाइज ही कर लिया है, आगे बढ़कर एक बहुत बड़ा एक बोल्ड स्टेप उठाया है, यानी जो किसी ने नहीं किया वो रशिया ने कर दिखाया है। ये डेफिनेटली वेस्टर्न स्ट्रेटेजिक थिंकर्स के कान तो खड़े करेगा। उनको ये फिक्र तो लाहिक होगी कि इस इकदाम से चाइना और रूस का मजीद इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा इस रीजन में और हमारी हेजीमनी अंडरमाइन हो सकती है। अफगान्स के अभी भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूएस के बैंक्स में पड़े हैं और यूएस ने उनको फ्रीज किया हुआ है। बाइडेन ने कुछ रकम तो रिलीज की थी, लेकिन अभी भी आई थिंक 3.5 बिलियन डॉलर्स पड़ा हुआ है अफगान्स का, जो कि अमेरिकन के कंट्रोल में है। अमेरिका इस रकम को एक लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है कि जब भी तालिबान से बातचीत हो, वैसे तो होती रहती है, लेकिन अगर कोई सीरियस इशू आ जाता है तो इसको एज अ लेवरेज इस्तेमाल करें, क्योंकि उनको पता है तालिबान को काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं। अफगानिस्तान को चलाने में उन्होंने तनख्वाहें देनी है, मुल्क का सेटअप संभालना है, इंटरनेशनल ट्रेड बहुत कम है, सिर्फ आसपास के ममालिक से है, इसके अलावा कुछ सैंक्शंस भी लगी हुई हैं। तो ये चीज़ें तालिबान हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अमेरिका इसी चैलेंज को फिर एक्सप्लॉइट करता है। पिछले दिनों हमने एक बड़ी मैसिव डेवलपमेंट देखी थी कि जब सिराजुद्दीन हक्कानी के सर पर जो बाउंटी थी, अमेरिका ने एक इनाम रखा हुआ था, उसको हटा दिया है और उनको दहशतगर्दी की लिस्ट से निकाल दिया है। रशियंस ये काम पहले ही कर चुके हैं, तालिबान की टॉप लीडरशिप को वो ऑलरेडी दहशतगर्दी की लिस्ट से निकाल चुके हैं, लेकिन अमेरिकन यहाँ पर फूक फूक कर कदम रख रहे हैं और कोई बोल्ड डिसीजन नहीं ले रहे। यानी एक बंदे का नाम निकाल दिया, थोड़ी सी एड बहाल कर दी, थोड़ा सा कोऑपरेशन कर दिया, कभी तारीफ कर दी, कभी अटैक कर दिया। ये अमेरिकन की स्ट्रेटजी है, थोड़ी कंफ्यूजिंग स्ट्रेटजी है। यहाँ पर शायद दो सोचों की लड़ाई भी है, एक ट्रंप इंतजामिया वर्सेस उनकी जो CIA है, जो कि पूरी दुनिया में यूएस इन्फ्लुएंस को कायम रखने के लिए कुछ भी कर जाती है, हुकूमतों के तख्ते उल्टती है, नोटोरियस वॉरलॉर्ड्स को सपोर्ट करती है। ये चीज़ कम से कम रूस और चाइना नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर एक यूनिफाइड अप्रोच हमें नज़र आती है। वहाँ पर उनकी मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसीज वही फैसले करती हैं जो टॉप लीडरशिप की तरफ से आती है हिदायत। यानी पुतिन और शी जिनपिंग का जो विजन होगा, उनकी हुकूमत जो मिलकर फैसला साजी करती है, उसको ही इम्प्लीमेंट किया जाता है। रशिया का ये डिसीजन भी कोई इतना एब्रप्ट नहीं है। हमने पहले भी देखा है, हम इसको कवर भी करते आए हैं कि आहिस्ता आहिस्ता किस तरह ये तालिबान के साथ अपने ताल्लुकात को उस्तवार कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक समिट में इन्होंने तालिबान को इनवाइट किया था पिछले साल। रशिया की यहाँ पर बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच है। उनके मुताबिक तालिबान अफगानिस्तान की एक अहम रियलिटी है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। रशियंस को ये परवाह नहीं है कि तालिबान औरतों को कितनी इजाज़त देते हैं पढ़ाई की या काम करने की। वो कहते हैं कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस करना है, और जब आपका मुकाबला नेटो और यूएस जैसी वॉर मशीन से हो तो आपको फिर फैसले भी थोड़े से बोल्ड लेने पड़ते हैं उनको काउंटर करने के लिए, जिस तरह रशिया लेने की कोशिश करता है। यानी कोई इफ्स एंड बट्स नहीं, सीधा काम की बात।
रूस और चाइना की कोलैबोरेशन अगर हम SCO, BRI और ब्रिक्स में देखें तो वो भी बड़ी आया है। और SCO में तकरीबन सारे ममालिक अफगान तालिबान से बातचीत कर रहे हैं और उनके साथ अपने ताल्लुकात को इस्तवार कर रहे हैं। चाइना की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि ये पूरा खिता कनेक्ट हो जाए और उनका BRI का विजन फ्लरिश करे। और चाइना ने इस पूरे खिते को काफ़ी हद तक समझा दिया है कि कनेक्टिविटी और पीस ही हमारा फ्यूचर है, लड़ाइयों में कुछ नहीं रखा। सऊदीज और ईरानियंस को भी यही समझाया है, पाकिस्तानीज और अफगान्स को भी यही समझाया है, सेंट्रल एशियंस को भी यही समझाया है और भारत को भी यही पैगाम देने की कोशिश की जा रही है चाइना की तरफ से। अब ये भारत पर है कि भारत अपने रीजनल ममालिक के साथ ताउन बढ़ाता है या फिर 7000 मील दूर बैठे अपने वेस्टर्न फ्रेंड्स के साथ म्यूचुअल इंटरेस्ट को आगे लेकर चलता है। रशिया के मुताबिक यहाँ पर हमारा जो कोऑपरेशन है अफगानिस्तान में वो एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड्स में होगा। चाइना किस लेवल की डील्स और एग्रीमेंट्स कर रहा है अफगान्स के साथ आप इस वीडियो में देख सकते हैं। एक एंटी चाइना ग्रुप है जो कि वखान कॉरिडोर को इस्तेमाल करता है अफगानिस्तान और चाइना के सिंकियांग सूबे में आने जाने के लिए। चाइना नहीं चाहता कि वो मिलिटेंट्स विगर इलाके को डिस्टर्ब करें और वहां पर कोई अनरेस्ट क्रिएट किया जाए और इसलिए वखान कॉरिडोर की अहमियत भी बढ़ जाती है। बदख्शान प्रोविंस की वैल्यू बढ़ जाती है क्योंकि ये चाइना को कनेक्ट करता है अफगानिस्तान से। आप इसकी इंपॉर्टेंस इस वीडियो में देख सकते हैं। चाइना बाकी दुनिया की तरह अफगान तालिबान को प्रेशराइज करने से गुरेज करता है। चाइना जिन ममालिक को अपना रीजनल पार्टनर समझता है उनके साथ डंडे की जुबान से बात नहीं करता जिस तरह अमेरिका करता है, क्योंकि चाइना को पता है कि मैं भी इसी रीजन का हिस्सा हूं। अगर इन रीजनल ममालिक में कोई मसाइल पैदा होंगे तो वो चाइना को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसलिए चाइना की फिलॉसफी है कि सबको साथ लेकर चला जाए, एक्टिव इंगेजमेंट के जरिए रीजनल कनेक्टिविटी का गोल अचीव किया जाए। और इसलिए चाइना के सदर शी जिनपिंग तालिबान के एम्बेसडर के क्रेडेंशियल्स को भी एक्सेप्ट करने से गुरेज नहीं करते ओपनली। और इसके अलावा चाइना अफगानिस्तान के अंदर एक्टिवली इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहा है। मिनरल्स के शोबे में चाइना अपने डिफरेंट रिसर्च ग्रुप्स भेजता रहता है जो वहाँ पर सर्वेस कर रहे हैं और फाइनल रिपोर्ट आने की सूरत में चाइना अफगानिस्तान के अंदर माइनिंग स्टार्ट करने का इरादा रखता है। और ऑयल एक्सट्रैक्शन के हवाले से चाइना का एक मुआहदा अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ हो भी चुका है $540 मिलियन का, जो नॉर्दर्न अफगानिस्तान में अमू दरिया बेसन पर ऑयल को एक्सट्रैक्ट करेगी। इसके अलावा पावर जनरेशन के हवाले से भी चाइनीज कंपनीज अफगानिस्तान में आ रही हैं जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगी। चाइना अफगानिस्तान में एक सीमेंट फैक्ट्री भी लगा रहा है और पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स भी लिए जा रहे हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान में जो लिथियम के रिजर्व्स हैं उन पर बहुत से ममालिक की नज़र है, ना सिर्फ चाइना की बल्कि अमेरिका की भी। और चाइनीज़ कंपनीज इस हवाले से $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का मंसूबा रखती हैं। अभी चीज़ें फाइनलाइज नहीं हुई, अभी सर्वेस जारी हैं कि किन किन जगहों पर एक्सट्रैक्शन करने से उनको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलेंगे। हम देख रहे हैं कि यूएस और चाइना की ट्रेड वॉर के बाद माइनिंग इंडस्ट्री किस तरह फ्लरिश कर रही है। दोनों अमेरिका और चाइना को रेयर अर्थ मिनरल्स की ज़रूरत है और इन पर ज़्यादा उजारादारी चाइना की है। अमेरिका जब चाइना को टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स रोकता है तो चाइना भी रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई रोक देता है और इस वक्त चाइना सबसे बड़ी मिकदार में रेयर अर्थ मिनरल्स को प्रोसेस कर रहा है और उनके पास बड़े बड़े ज़खायर हैं। अमेरिका की टेक और डिफेंस इंडस्ट्री के लिए ये रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत ज़रूरी हैं, जिसके लिए अमेरिका इधर उधर देख रहा है। ऑस्ट्रेलिया, ग्रीनलैंड, कनाडा, इंडिया, पाकिस्तान, इन ममालिक के ज़रिए अमेरिका अपनी रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ चाइना भी इस कोशिशों में है कि इस सेक्टर में उसकी डोमिनेंस बरकरार रहे ताकि इसका जो लेवरेज है अमेरिका के ऊपर वो कायम रहे। इसलिए अफगानिस्तान के जो लिथियम रिजर्व्स हैं वो बहुत सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। और इसके अलावा अफगानिस्तान में गोल्ड, कॉपर, आयरन, लेड और जिंक के भी ज़खायर हैं। अगर हम अपने रीजन की इस स्पेसिफिक टेरेन की बात करें तो गूगल मैप से ही देखने से अंदाज़ा हो जाता है कि काफ़ी सिमिलर टेरेन है और इस तरह के रेयर अर्थ मिनरल्स की मौजूदगी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर ईरान का इलाका है, पाकिस्तान का बलूचिस्तान है और अफगानिस्तान के साउथ वेस्टर्न प्रोविंसेस हैं। और अफगानिस्तान के हवाले से चाइना को कोई जल्दी नहीं है, यानी रूस और चाइना के यहाँ पर 4 बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं: इकोनॉमी, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और इन्फ्लुएंस। फॉरेन इंटरवेंशन का रास्ता रोककर खुद ताल्लुकात उस्तवार करना, पीस और कनेक्टिविटी को अचीव करके इकोनॉमी और ट्रेड को बढ़ाना, ये है इनका असल मकसद।
पुतिन तो तालिबान को दहशतगर्दी के खिलाफ अपना एलाय डिक्लेयर कर चुके हैं। जी हाँ, ये वही तालिबान है जिनको कभी रशिया दहशतगर्द समझता था और आज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उनको एक पार्टनर समझता है, उनको एक एलाय कंसीडर करता है। ये एक बहुत बड़ी चेंज है और इससे हमें ये भी पता चलता है कि वेस्टर्न हेजीमनी इस वक्त डिक्लाइन पर है। 9/11 के बाद यूएस इन्वेजन की वजह से इस पूरे इलाके में यूएस का इन्फ्लुएंस बढ़ने के बजाय कम हुआ है और जो पुराने दुश्मन थे अब वो दोस्त बन रहे हैं और अमेरिका बहादुर को दोबारा इस रीजन में पंजे जमाना काफी मुश्किल नजर आ रहा है चाइना और रूस की वजह से। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में इन रीजनल ममालिक का कनेक्टिविटी का ये ड्रीम पूरा होगा? क्या अफगान चाइना और रूस की ये बात समझ चुके हैं? क्या आपके ख्याल में अमेरिका का रास्ता परमानेंटली ब्लॉक हो गया इस रीजन में, या जिस तरह वो जंगें शुरू करवाने के माहिर हैं यहाँ पर भी वो दोबारा कैओस को क्रिएट करेंगे? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।